इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जम्मू के सुंजवा में 2 आतंकी ढेर हुए हैं। सुंजवा इलाके में मुठभेड़ अभी भी जारी है। सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है, 2 आतंकवादियों को मार गिराया है। पहले 1 आतंकी मारा गया था, लेकिन अब संख्या बढ़ चुकी है और जानकारी यह भी मिल रही है कि इस मुठभेड़ में 1 जवान शहीद हुआ है, जबकि 8 घायल हुए हैं। इसके अलावा इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है। पवन मेरे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद है। पवन, बड़ी कामयाबी सुरक्षा बलों के लिए, 2 आतंकी मारे गए हैं। किस संगठन से ये जुड़े हुए थे और अभी कितने आतंकी छिपे हुए हैं? देखिए, जो पुलिस के अनुसार जो मुठभेड़ चल रही थी वहां पर 2 आतंकियों को मारने में सफलता मिल चुकी है और सूत्रों का ये भी कहना है कि दोनों जो आतंकी हैं वो जैश ए मोहम्मद संगठन के हैं। 3 आतंकियों की सूचना मिली थी, जिसमें से 2 को मार गिराया गया है। पूरे इलाके को घेरा गया है। वहां पर रुक रुक कर मुठभेड़ जो जारी थी। अभी जो 2 शव बरामद हुए हैं आतंकियों के, उनसे 2 AK-47, एक सैटेलाइट फोन और एक ग्रेनेड लॉन्चर भी बरामद हुआ है। तो अभी मुठभेड़ जो है वो अभी भी जारी है। पूरा इलाका घेरा गया है। सुबह लगभग 4 बजे के करीब ये मुठभेड़ शुरू हुई थी और अभी तक जारी है। पूरे इलाके को सुरक्षा बलों ने घेर रखा है। किसी भी व्यक्ति को, लोकल को बाहर जाने की इजाजत उस इलाके में नहीं है, क्योंकि आर्मी कैंप का इलाका है। यहाँ पर बिल्कुल सुजमा आर्मी कैंप उनके साथ सटा हुआ है, जिस इलाके में ये मुठभेड़ चल रही है, और पूरे इलाके को घेर कर सर्च ऑपरेशन भी चलाया जा रहा है। ठीक है पवन, आप नजर बना रखिए, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। यूक्रेन से जंग में उलझे पुतिन के मुद्दे पर ही फ्रांस में अगले राष्ट्रपति का चुनाव होगा। फ्रांस में रविवार को दूसरे चरण के लिए वोट डाले जाएंगे। लेकिन इसी चुनाव से पहले फ्रांस में सियासी पारा और चढ़ गया। असल में अमेरिकी चुनाव की तरह वहां के टीवी स्टूडियो में भी राष्ट्रपति चुनाव के उम्मीदवारों में बहस हुई। इसमें फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों और उनकी विरोधी नेता मारीन ले पेन के बीच जोरदार बहस देखने को मिली। इस दौरान मैक्रों ने उन्हें जमकर निशाने पर लिया। साथ ही उन्होंने साफ कहा कि मारीन ले पेन रूस के पैसे लेकर चुनाव में कूदी। फ्रांस में पहले दौर का मतदान 10 अप्रैल को हुआ था और अब 3 दिनों के अंदर अगले राष्ट्रपति की किस्मत का फैसला भी हो जाएगा। यानी बाजी मैक्रों के हाथ लगेगी या फिर मारीन के, ये जल्द ही पता चल जाएगा। मारीन 53 साल की है, उन्हें पुतिन का दोस्त बताया जाता है और इसी वजह से मैक्रों ने उन्हें हर बार निशाना बनाया। मैक्रों ने इस पैसे का जो मुद्दा उठाया वो 7 साल पुराना है। कहा जाता है कि मारीन की पार्टी को 2014-15 में रूस के बैंकों से 9 करोड़ का लोन मिला था। इसी पर मैक्रों की दलील है कि अगर मारीन सत्ता में आई तो वो हमेशा रूस के आगे झुकी रहेंगी, यानी पुतिन के इशारों पर नाचेंगी। लेकिन इन हमलों पर मारीन ने फिर वही सफाई दी। उन्होंने साफ किया कि सरकार के दबाव की वजह से उनकी पार्टी को फ्रांस के बैंकों ने लोन नहीं दिया। पर इस सफाई के बावजूद 7 साल पुराना ये मामला रह रहकर मारीन के लिए गले की हड्डी बन जाता है, क्योंकि आरोप है कि पुतिन से दोस्ती की वजह से लोन चुकाने में मारीन को मोहलत मिलती रही। एक तरह से रूस इस लोन को आगे बढ़ाता रहा। यानी मैक्रों के कहने का मतलब है कि रूस ने लोन के बहाने ये पैसे मारीन को दे दिए। लेकिन सवाल यह उठा कि मारीन पर आखिर पुतिन इतनी मेहरबानी क्यों कर रहे हैं? इसकी वजह है नेटो, जिसे मारीन अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानती है। मारीन ने चुनाव के प्रचार के दौरान कई बार कहा कि वो राष्ट्रपति बनते ही फ्रांस को नेटो से अलग कर देंगे। अब अगर मारीन सत्ता में आ गई तो यूरोप में पुतिन का सबसे बड़ा रास्ता आसान हो सकता है, क्योंकि पुतिन भी नेटो के विरोध में है। वैसे भी कहावत है कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। ऐसे में कहा जाता है कि पुतिन फ्रांस में मारीन को सहारा देकर यूरोप में अपने राजनीतिक समीकरण साधना चाहते हैं। यानी यूक्रेन से जंग में उलझे पुतिन एक झटके में अपना सबसे बड़ा कांटा निकाल देंगे। उधर अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन ने यूक्रेन को ताकतवर बनाने के लिए अपनी सेना की जमकर तारीफ की। जंग की शुरुआत से ही अमेरिका ने यूक्रेन को कई मिसाइलें और एयर डिफेंस सिस्टम दिए हैं और दावा किया गया कि अमेरिका के इन घातक हथियारों की मदद से ही यूक्रेन करीब 2 महीने से रूस जैसे ताकतवर देश का सामना कर रहा है। खबर है कि 24 फरवरी से लेकर अब तक अमेरिका यूक्रेन की $260 करोड़ यानी भारतीय रुपयों में करीब 20,000 करोड़ की सैन्य मदद कर चुका है, जिसके लिए बाइडेन ने अमेरिकी रक्षा मंत्रालय पेंटागन के अधिकारियों की खूब तारीफ की। अमेरिका ने यूक्रेन को न केवल लड़ाकू हेलीकॉप्टर, होवित्जर और मिसाइलें ही दी, बल्कि कई आत्मघाती स्विच ब्लेड ड्रोन भी दिए। उधर यूक्रेन के जवानों ने चरनिव के कई इलाकों में रूसी सेना के जिंदा बमों को नाकाम करने का काम तेज कर दिया, ताकि आम लोग इसकी चपेट में ना आ सके। और इसके लिए जेलेंस्की के ये जवान संभलकर जिंदा बमों को बटोरते दिखाई दिए। इस इलाके में कई जगहों पर रूस का ये गोला बारूद बिखरा पड़ा है। ऐसे में इन बमों को नाकाम करने के लिए यूक्रेन के सैनिकों ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया।
इनकी कोशिश है कि जवानों और आम नागरिकों को इन बमों से कोई नुकसान न पहुंचे। इन्हीं बमों के ढेर पर वहां एक बच्चे की साइकिल भी दिखाई दी, लेकिन अगर कोई बच्चा वहां जल्दबाजी में आकर इस साइकिल पर बैठने की कोशिश करेगा तो रूस के बम उसे अपनी चपेट में ले सकते हैं। ऐसे में बच्चों को भी वहां जागरूक करने का काम तेज कर दिया गया। यानी जंग के बीच उन्हें भी जानकारी होनी चाहिए कि कैसे फूंक फूंक कर कदम रखे जाएं। वहीं रूस के कई टैंकों पर यूक्रेन की फौज ने कब्जा कर लिया, जिसका वीडियो जारी किया गया। इसमें दिखाया गया कि यूक्रेन के सैनिकों ने रूस के टैंकों को अपने कब्जे में ले लिया। जो वीडियो सामने आया उसमें यूक्रेन के फौजी कब्जे में लिए गए रूस के एक टैंक का इस्तेमाल करते नजर आए। आगे एक टैंक चलता दिखा जिस पर यूक्रेन का झंडा लगा हुआ था और उसके पीछे एक ट्रॉली पर सवार यूक्रेन के फौजी आराम फरमाते दिखाई दिए। उनमें कोई हथियार के साथ लेटा हुआ था तो कोई तसल्ली से बैठा दिखाई दिया। इस बीच जंग के करीब 2 महीने बीतने के बाद यूक्रेन ने पुतिन के गैस वाले प्लान में अड़ंगा डालने की तैयारी कर ली है। खबर है कि यूक्रेन अब नए सिरे से यूरोप के देशों को एकजुट करने की योजना बना रहा है। अब तक यूक्रेन अपील कर रहा था कि रूस से तेल और गैस का इंपोर्ट बंद किया जाए, लेकिन खबर है कि अब वो इंपोर्ट बंद करने के लिए नहीं कहने वाला, बल्कि वो रूस के तेल से अपनी जेब भरने की योजना बना रहा है। खबर है कि जेलेंस्की ने यूरोप के देशों के साथ नई रणनीति पर काम शुरू कर दिया है। ऐसी रणनीति जिसके तहत यूरोप तक नेचुरल गैस तो रूस की ही पहुंचेगी, लेकिन कमाई यूक्रेन की भी होगी। जंग छिड़ने से भी पहले से यूक्रेन की योजना कुछ और थी। यूक्रेन अपील कर रहा था कि रूस के तेल और गैस का इंपोर्ट बंद किया जाए, लेकिन उसकी इस अपील का कोई खास फायदा नहीं हुआ था। नेचुरल गैस और कच्चे तेल की जरूरतों के लिए यूरोप मजबूर है। मौजूदा हालात में रूस ही उसकी जरूरतों को पूरा कर सकता है। यूक्रेन में चल रही जंग के दौरान पुतिन के लिए यही गैस और तेल उनकी सबसे बड़ी ताकत भी बन गए। लेकिन अब माना जा रहा है कि जेलेंस्की ने तेल और गैस के मामले में गेम पलटने की तैयारी कर ली है और एक ऐसा प्लान बनाया है जिसके तहत रूस के तेल और गैस से यूक्रेन की जेब भर सकती है। जेलेंस्की ने इसके लिए यूरोप के कुछ देशों से बातचीत भी कर ली है और माना जा रहा है कि जेलेंस्की के प्लान पर यूरोप के देश सहमत हैं। इसीलिए यूरोपियन यूनियन की अगली मीटिंग में उनके प्लान को एजेंडा बनाया जा सकता है। प्लान यह है कि यूरोप तक तेल और गैस पहुंचाने के लिए यूक्रेन के रूट का इस्तेमाल हो और यही मांग यूरोप के देश रूस से करें। कुछ महीनों से यूरोप तक रूस की गैस केवल नॉर्ड स्ट्रीम 1 पाइपलाइन के जरिए पहुंच रही है, जबकि पहले नॉर्ड स्ट्रीम 1 के अलावा यूक्रेन के रास्ते भी यूरोप के देशों तक गैस पहुंचाई जाती थी। लेकिन यूक्रेन का रूट इस्तेमाल करने के लिए रूस को पैसे खर्च करने पड़ते हैं। रूस को ट्रांजिट फीस के तौर पर भारी भरकम रकम यूक्रेन को देनी पड़ती है। $200 करोड़ सालाना ट्रांजिट फीस, भारतीय रुपयों में 15,000 करोड़। इतनी बड़ी रकम रूस हर साल यूक्रेन को इससे पहले देता रहा, लेकिन पिछले कुछ महीनों से रूस ने सड़क के रास्ते गैस की सप्लाई बंद कर दी, जिससे रूस का ट्रांजिट फीस के तौर पर होने वाला खर्च बच गया और यूक्रेन को होने वाली भारी भरकम कमाई बंद हो गई। और रूस ने यह फैसला केवल यूक्रेन की कमाई पर कैंची चलाने के लिए नहीं किया, मतलब यूक्रेन के रास्ते यूरोप तक गैस की सप्लाई रोकना भी पुतिन की एक सोची समझी चाल साबित हुई। क्योंकि जंग से कुछ महीने पहले सप्लाई का एक रूट बंद होने से यूरोप के पास गैस की सप्लाई भी सीमित हो गई। मतलब यह कि यूरोप के पास गैस का स्टॉक भी भरा नहीं जा सका। यूरोप में नेचुरल गैस के स्टॉक का इस्तेमाल सबसे ज्यादा सर्दियों में होता है। वहां सर्दियों में गैस की जरूरत कई गुना बढ़ जाती है। नतीजा यह हुआ कि फरवरी के महीने तक यूरोप को गैस का स्टॉक जमा करने का मौका नहीं मिला, जबकि पहले से जमा स्टॉक सर्दियों के मौसम में खर्च हो गया। इसीलिए बिना गैस के यूरोप के सामने कुछ हफ्ते भी काम चलाना मुमकिन नहीं बचा। मतलब यह कि पुतिन जानते थे कि फरवरी खत्म होने से पहले जब जंग छिड़ेगी तब तक यूरोप के पास गैस का स्टॉक खाली हो चुका होगा। नतीजा यह होगा कि न चाहते हुए भी यूरोप को गैस रूस से ही लेनी पड़ेगी। दूसरी तकलीफ यह है कि यूक्रेन वाला गैस का रूट बंद होने की वजह से यूरोप अब भी गैस का स्टॉक भरने में नाकाम है। नॉर्ड स्ट्रीम 1 पाइपलाइन से गैस की सप्लाई उतनी नहीं हो रही जिसे यूरोप इस्तेमाल भी कर ले और जमा भी कर ले, जबकि नॉर्ड स्ट्रीम 2 पाइपलाइन तैयार होने के बावजूद जर्मनी ने रोक दी। पाइपलाइन बनाई गई थी यूरोप तक रूस से होने वाली गैस की सप्लाई दुगनी करने के लिए, लेकिन यूक्रेन पर रूस के हमले के फौरन बाद जर्मनी ने ऐलान कर दिया कि वो नॉर्ड स्ट्रीम 2 पाइपलाइन को शुरू नहीं होने देगा। हालांकि यूरोप में चल रही गैस की मौजूदा किल्लत रूस से ज्यादा यूरोप को परेशान करने वाली है। इसीलिए जेलेंस्की प्लान बना रहे हैं कि वो पुतिन के प्लान में अड़ंगा लगा पाएं। जेलेंस्की की योजना यह है कि यूरोप के देश रूस से गैस की सप्लाई बढ़ाने को कहें। सप्लाई बढ़ाने के लिए रूस को यूक्रेन के सड़क वाले रास्ते का इस्तेमाल करना पड़ेगा। यूक्रेन की जमीन इस्तेमाल करने के लिए पुतिन को भारी भरकम ट्रांजिट फीस यूक्रेन को देनी पड़ेगी। मतलब यह कि रूस की गैस से यूक्रेन पैसे कमा पाएगा। रूस की गैस के एक्सपोर्ट से जेलेंस्की अपनी जेब भर पाएंगे।
यानी रूस के खिलाफ जंग लड़ने का खर्च यूक्रेन रूस की ही गैस से निकाल पाएगा। हालांकि जेलेंस्की का यह प्लान काम करेगा इसकी गुंजाइश कुछ कम है, जिसकी बड़ी वजह यह है कि फिलहाल तेल और गैस की डील में यूरोप मजबूर और पुतिन मजबूत है। यानी मोल भाव करने की यूरोप की ताकत नहीं है। अगर यूरोप की शर्त को पुतिन न भी माने तो यूरोप गैस की सप्लाई रोकने का जोखिम नहीं उठा सकता। उधर यूक्रेन पर हमले के विरोध में रूस के मशहूर टीवी एंकर अलेक्जेंडर गुरिविच ने भी अपने पद से इस्तीफा दे दिया। साथ ही उन्होंने इस जंग के लिए रूसी राष्ट्रपति की काफी आलोचना की। और इसके बाद अलेक्जेंडर वहां के चैनल रोसिया 1 से अलग हो गए। वो यूक्रेन युद्ध की वजह से काफी गुस्से में दिखे। अलेक्जेंडर गुरिविच वहां 100 to 1 नाम का टीवी गेम शो होस्ट करते थे। लेकिन अब उन्होंने अपनी नाराजगी जताने के लिए यह बड़ा फैसला ले लिया। रूसी एंकर गुरिविच की पत्नी यूक्रेन से ताल्लुक रखती हैं और वो भी अपने परिवार की सुरक्षा के लिए काफी चिंतित है। गुरिविच की सास खार्किव में रहती है, जहां रूस ने अपने हमले तेज कर दिए हैं। बताया गया कि इसी वजह से रूस में गुरिविच का परिवार भी रात में सो नहीं पाता। साथ ही अलेक्जेंडर गुरिविच ने पुतिन सरकार से इस जंग को रोकने की मांग भी की। अलेक्जेंडर के इस फैसले के बाद रूस के टीवी चैनल ने यूट्यूब से उनके सभी वीडियो हटा लिए। उधर रूस ने दावा किया कि यूक्रेन ने जापोरिजिया के एक इलाके में अपने ही लोगों पर मिसाइल हमले कर उन्हें नुकसान पहुंचाया। इससे जुड़ा एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें हमले के बाद कई इमारतें बर्बाद नजर आईं। चारों तरफ मलबा और तबाही का मंजर दिखा। दावा किया गया कि यूक्रेन के मिसाइल हमले के बाद ये इमारतें तबाह हुई। सामने आई तस्वीरों में एक इमारत तो पूरी तरह ध्वस्त नजर आई। वहीं एक दूसरी बिल्डिंग को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि हमले कितने जोरदार रहे होंगे। इमारत के पास खड़ी कुछ गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचा, जबकि कुछ तो जलती दिखाई दी। वहीं हमले के बाद लगी आग को लोग बुझाते नजर आए। रूस ने दावा किया कि इस हमले में यूक्रेन के कई नागरिक घायल हुए। वहीं खार्किव के एक इलाके में रूस की बमबारी के बाद लोग दहशत में आ गए। रूसी हमले का एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें खार्किव के अलग अलग हिस्सों में बम गिरते दिखे। रात के अंधेरे में हुई बमबारी से पूरा इलाका थर्रा उठा। जैसे ही बमों की बारिश शुरू हुई, तेज रोशनी के साथ जोरदार धमाकों की आवाज सुनाई दी। दावा किया गया कि रूस ने शहर के कई हिस्सों में टारगेट कर हमले किए, जिसमें आम नागरिकों को काफी नुकसान पहुंचा। हमले के बाद की कुछ तस्वीरें सामने आईं, जिनमें शहर की कई इमारतों पर बमबारी के निशान दिखाई दिए। कुछ बिल्डिंगों की खिड़कियां टूटी नजर आईं और उनका मलबा बिखरा दिखा। वहीं रूस के हमले के डर से कई लोग घरों में कैद नजर आए। कुछ तो बेसमेंट और स्कूलों में भी छिपे दिखे। Стекла мы ставим, поменяем окна. करीब 2 महीने से जारी युद्ध की वजह से खार्किव में दुकानें बंद हैं। ऐसे में लोगों को जरूरी चीजों के लिए भी तरसना पड़ रहा है। इस बीच मारिउपोल पर रूस के कब्जे के बाद यूक्रेन के कई शहरों में रहने वाले लोग दहशत से भर गए। उनमें इस बात का डर बैठ गया कि कहीं मारिउपोल की तरह वो भी रूस के प्यादे बनकर न रह जाएं। जिससे बचने के लिए उनमें ज्यादातर लोगों ने अपना शहर छोड़कर दूसरी जगहों पर शरण लेने की ठानी। ऐसा ही एक शहर है क्रामातोर्स्क, जो कि यूक्रेन के नक्शे में मारिउपोल की तरह उसके पूर्वी हिस्से में है। यही वजह है कि वहां के लोगों ने भारी मन से अपने शहर को छोड़कर जाने का फैसला लिया और उसे खाली करना शुरू कर दिया, क्योंकि वो इस खौफ से भर गए कि कहीं रूस क्रामातोर्स्क पर भी कब्जा न कर ले। वहां से जो तस्वीरें सामने आई, उनमें कुछ लोग बसों से पलायन करते नजर आए। एक आदमी तो अपने पालतू कुत्ते को भी अपने साथ ले गया। सामान के साथ लोग अपने घर और शहर को छोड़कर चले गए। Понимаете, чтобы все было хорошо. हालांकि तस्वीरों में उस शहर के हालात भी कुछ ठीक नजर नहीं आए। वहां भी जगह जगह तबाही का मंजर देखने को मिला। कई इमारतों ने रूसी हमलों की कहानी खुद बयां कर दी। कुछ इमारतें हमले में पूरी तरह ध्वस्त दिखीं, तो कुछ इमारतों पर हमलों के निशान साफ नजर आए। उधर युद्ध में बंदी बनाए गए यूक्रेन के कुछ सैनिकों ने रूस की जमकर तारीफ की। हालांकि आरोप ये लग रहे हैं कि रूस ने यूक्रेन के जिन सैनिकों को लड़ाई के समय पकड़ा है, उन्हें टॉर्चर किया जा रहा है। लेकिन सामने आए एक वीडियो में यूक्रेन के बंदी बनाए कुछ सैनिक रूसी सेना की तारीफ में कसीदे पढ़ते नजर आए। उन्होंने रूस पर टॉर्चर करने के आरोपों को खारिज करते हुए साफ कर दिया कि उनके साथ सैनिक की तरह ही बर्ताव किया जा रहा है। यानी रूस अपने सैनिकों की ही तरह उनका भी ख्याल रख रहा है। सामने आई तस्वीरों में दिखा कि यूक्रेन के उन सैनिकों के लिए न केवल खाने पीने की अच्छी व्यवस्था की गई, बल्कि उनके सोने और मनोरंजन का भी बढ़िया इंतजाम किया गया। То есть независимо от страны, которая это делает и так далее. बंदी बनाए गए सैनिकों के मुताबिक उन्हें उम्मीद नहीं थी कि रूसी सेना उनके साथ इस तरह भी पेश आ सकती है। उधर रूसी सैनिकों पर खार्किव के एक चिड़ियाघर के 2 कर्मचारियों की हत्या का आरोप लगा। दोनों 7 मार्च से गायब चल रहे थे।
लेकिन करीब 1.5 महीने बाद उनके शव बरामद हुए। आरोप है कि रूसी सैनिकों ने पहले उन्हें गोली मारी और फिर शव टॉयलेट में छिपा दिए। दोनों कर्मचारी